Hello everyone, good evening. Welcome all to UPSC नीति करंट क्रैक सीरीज़ जहाँ पे हम टॉपिक्स को करंट इवेंट्स को सिंप्लीफाई करते हैं, डीमिस्टिफाई करते हैं, जिससे कि वो यूपीएससी में आने वाले किसी भी स्टेज पे, चाहे वो प्रीलिम्स, मेंस या इंटरव्यू हो, हमारी हेल्प कर सके कि इस टॉपिक को हम इजीली समझ पाएँ और उसको अप्लाई कर पाएँ अपने एग्ज़ाम में। तो इसी सीरीज़ में वॉल्यूम 5 हम लेकर आए हैं, जहाँ पे आज हम बात कर रहे हैं मारबर्ग वायरस आउटब्रेक की। एक ऐसा क्राइसिस जो कि हेल्थ केयर सिस्टम को क्रैश कर रहा है एक पर्टिकुलर कंट्री में, एंड इट हैज़ a high risk to be more and more fatal and more widespread destruction in other countries as well। तो चलिए शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। अगर हम इसके कंटेक्स्ट और इंट्रोडक्शन की बात करें तो मारबर्ग वायरस एक डेडली वायरस है और ये रीसरफेस हुआ है रवांडा कंट्री में। कहाँ पे? रवांडा कंट्री में, जहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम ऑलरेडी वीक है ड्यू टू अदर सच health crisis like Ebola and Nipah virus also। रिसेंटली वहाँ पे 46 इन्फेक्शंस देखे गए और 12 डेथ भी रिपोर्ट हुई। अब जो मेजॉरिटी ऑफ अफेक्टेड है वो हेल्थ केयर वर्कर्स देमसेल्फ अफेक्ट हो गए हैं, जिससे कि कंसर्न होता है कि कैसे जो हेल्थ इमरजेंसी है कंट्री में, जो ऑलरेडी सेवियर मेडिकल रिसोर्सेज का कंस्ट्रेंट फेस कर रही है, वो वहाँ पे कैसे उस चीज़ का सॉल्यूशन किया जाए। पर्टिकुलर कंटेक्स्ट की बात करें अगर हम, तो जो रवांडा है उसने पहला मारबर्ग वायरस केस रिसेंटली रिपोर्ट किया और ये बताया कि जो आउटब्रेक है वो रैपिडली स्प्रेड हो रहा है। अब मारबर्ग वायरस जो एक हाईली फेटल डिजीज़ है जैसे कि ईबोला, और वहाँ पे जो फैटेलिटी रेट है, मतलब अगर जो मरने का रेट है अगर वो देखा जाए तो वो 24 से 88% तक है, 24 से 88% तक उसका फैटेलिटी रेट है, डिपेंडिंग ऑन वेरियस स्ट्रेन और केस किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है। वहीं जो रवांडा है वहाँ पे केवल 1500 डॉक्टर हैं और 13 मिलियन लोग हैं। तो 13 मिलियन लोगों पे केवल 1500 डॉक्टर होना अपने आप में चिंताजनक बात है, जिसकी वजह से वहाँ पे हेल्थ केयर जो स्ट्रेन है वो बहुत बढ़ रहा है। और क्योंकि जो इन्फेक्शन है, जब मदद करने वाले को ही इन्फेक्शन हो जाए, वही दिक्कत में आ जाए, तो आम जनता को कैसे संभाला जाए। तो मेडिकल वर्कर्स ही यहाँ पे इन्फेक्शंस फेस कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि मारबर्ग वायरस एक्चुअल में है क्या चीज़। तो मारबर्ग वायरस जो है ये मेंबर है फाइलोवायरस फैमिली का, जिस तरीके से ईबोला है, जिस फैमिली से ईबोला वायरस बिलोंग करता है, जो मारबर्ग वायरस है वो भी उसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो मारबर्ग जो है एक डेडलीस्ट पैथोजन है जो ह्यूमंस को या फिर ह्यूमंस के इंटरेक्शन में आया है। सबसे पहले अगर इसकी डिस्कवरी की बात करें तो 1967 में मारबर्ग नाम की एक जगह है जर्मनी में, जहाँ पे ये प्राइमरीली रिपोर्ट किया गया था और अफ्रीका में इसका पहला केस आया था। ठीक है, अब उसके बाद हम समझते हैं जो मारबर्ग वायरस डिजीज़ है इसकी फैटेलिटी जो है वो बहुत हाई है और ये रैपिड रूप से ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इसका देखा गया है। जिस तरीके से कोरोना के जो बाद के स्ट्रेन थे रैपिड ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन था, उसी तरीके से मारबर्ग वायरस भी है। फैटेलिटी रेट के साथ साथ इसका जो ट्रांसमिशन रेट है वो भी काफ़ी हाई है। अब इसकी ट्रांसमिशन और स्प्रेड की बात करें पर्टिकुलरली, तो ये इनिशियल जो इन्फेक्शंस हैं वो लिंक करे गए हैं प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू एक ख़ास तरह का बैट। ये रोजेटस बैट जो है, इनका जो है प्रोलॉन्ग अगर एक्सपोजर है तो वहाँ से इनिशियल इन्फेक्शन जो है वो निकल के आता है। स्पेसिफिकली बात करें तो इजिप्शियन फ्रूट बैट या फिर रोजेटस बैट्स के बारे में यहाँ पे बात करी गई है। अगर इनके इंटरेक्शन में आप आते हैं तो आपको इनिशियल इन्फेक्शन फेस करना पड़ता है। वहीं अगर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन की बात करें तो ये कांटेक्ट से होता है बॉडीली फ्लूइड्स के। अगर किसी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल के हम कांटेक्ट में आ जाए उसके बॉडीली फ्लूइड्स में, या फिर कुछ कंटेमिनेटेड सरफेस हो जैसे कि क्लोथिंग, बेडिंग, उसके ज़रिए भी ये
फैल सकता है ह्यूमन टू ह्यूमन। जो मेडिकल वर्कर्स हैं जो ट्रीट कर रहे हैं मारबर्ग वायरस डिजीज़ को, वहाँ पे जो केसेस हैं वो हाईली वल्नरेबल हैं ड्यू टू इन्फेक्शन कंट्रोल। जो मेजर्स हैं आउटब्रेक में वो बहुत कम है या फिर उनमें बहुत लापरवाही बरती जा रही है, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? अगर मारबर्ग वायरस डिजीज़ किसी को हुआ है तो उसको पहचानने के सिस्टम क्या है? किसी को अगर हो जाए तो उसका इनक्यूबेशन पीरियड, मतलब जो उसके सिम्टम्स बाहर आते हैं उसका पीरियड जो है वो 2 से 21 दिन तक उसका समय ले सकता है। वहीं जो अर्ली सिम्टम्स की बात करें तो हाई फीवर, सीवियर हेडेक, मसल एक होना, वाटरी डायरिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, इस तरह की जो है सिम्टम्स इस डिज़ीज़ में पर्टिकुलरली देखे जाते हैं। अब कुछ और जो सीरियस इसके सिम्टम्स हैं उसकी बात करें तो हेमोरेजिक सिम्टम्स हैं, वॉमिट में ब्लड आना, फीसिस में ब्लड आना और अदर बॉडीली फ्लूइड्स में जब ब्लड आने लग जाए तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। और जो मोस्ट डेथ हैं वो 8 से 9 दिन बाद होती हैं जब सिम्टम्स इसके डेवलप होते हैं, और जो मेजरली डेथ हैं इसकी वो इस हेमोरेजिक शॉक की वजह से होती है। अब हम बात करते हैं इसके चैलेंजेस की। ये हम मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट देख रहे हैं कि चैलेंजेस क्या हैं इसके। एक तो हेल्थ केयर कैपेसिटी, रवांडा की बात करें या फिर पूरे विश्व की बात करें, ये जो एक प्रॉब्लम है ये इंडिया की भी प्रॉब्लम। लो डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो, हमने ऊपर बात करी थी कि किस तरीके से 1500 डॉक्टर हैं 13 मिलियन लोगों पे, एक मेजर लिमिटेशन है उस बात की। और हाई परसेंटेज ऑफ इन्फेक्शन जो है वो हेल्थ वर्कर्स को ही हो जाना, तो हेल्थ केयर कैपेसिटी पे ये सवाल उठाता है। सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें तो लैक ऑफ ट्रीटमेंट एंड वैक्सीनेशन, कोई अप्रूव्ड वैक्सीन या फिर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है एमवीडी या फिर मारबर्ग वायरल डिजीज़ के लिए। और जो रवांडा है इट इज़ रिलाइंग ऑन एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन्स एंड कैंडिडेट ड्रग्स इन ट्रायल फेजेस। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात है कि कोई वैक्सीन जो है अप्रूव्ड नहीं है, ट्रीटमेंट है नहीं अवेलेबल मार्केट में जिससे हम इसको ट्रीट कर पाएँ और ठीक कर पाएँ। अब इन्फेक्शन कंट्रोल की बात करें तो कंट्रोलिंग करना ट्रांसमिशन को, जहाँ की हेल्थ केयर सेटिंग्स ऑलरेडी बिगड़ी हुई हों तो वहाँ पे स्ट्रिंजेंट इन्फेक्शन कंट्रोल हमें चाहिए होता है, चाहे वो लॉकडाउन लगाना हो, मास्क का उपयोग करना हो और अन्य प्रिकॉशंस रखने हो। तो ऐसे जो कंट्रोल हैं उनको स्ट्रिक्टली जो है इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ कई बार ये मुश्किल हो जाता है। हमने कोविड के दौरान देखा इंडिया के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होने के कारण जो कंट्रोलिंग मेजर्स हैं उनमें काफ़ी इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत आई। अब ग्लोबल कंसर्न्स क्या जुड़े हुए हैं इसके, तो ये पेंडेमिक ना बन जाए, एपिडेमिक से पेंडेमिक ना बन जाए। तो मारबर्ग जो स्प्रेड है उसका बहुत हाई है, हमने ऊपर पढ़ा था कि ट्रांसमिशन रेट जो है वो काफ़ी हाई है ह्यूमन टू ह्यूमन भी। तो कंसर्न होता है कि वायरस कोरोना की तरह जिस तरीके से ये बाउंड्री क्रॉस कर रहा था तो ये भी बॉर्डर्स को क्रॉस कर सकता है, और एक इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन क्रूशल है इस समय, जो कि ग्लोबल कंसर्न्स को उठा रहा है ये वायरस। अब वे फॉरवर्ड की बात करें कि हम कैसे इस सिचुएशन से डील कर सकते हैं, ये पार्ट जो है हम अपने आंसर के अंत में लिख सकते हैं कि कैसे इससे आगे बढ़ा जाए, कैसे इससे पार पाया जाए। तो हम सबसे पहले हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने की बात करेंगे। हम बात करेंगे कि नंबर ऑफ़ हेल्थ केयर वर्कर्स को और रिसोर्सेज को बढ़ाया जाए इफ़ेक्टिव रीजन में, ताकि जो हेल्थ सिस्टम है उसको कोलैप्स करने से हम बचा सकें। सबसे पहला पॉइंट ये। सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें तो हमें अपना एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट है उसको एक्सपैंड करना पड़ेगा, एक्सेलरेट करना पड़ेगा हमारे डिस्ट्रीब्यूशन को और एडमिनिस्ट्रेशन को। जो हमारी एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन्स हैं, जो कि सबिन वैक्सीन इंस्टीट्यूट ने एक एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन बनाई है, उसको एक्सेलरेट करना पड़ेगा, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को और एडमिनिस्ट्रेशन को। मतलब कि वैक्सीन देने के बाद मॉनिटर किया जाए पेशेंट्स को कि कितना सुधार आ रहा है, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, क्या हम इसे लार्ज स्केल पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। देन हमें जो रिसर्च है वो एमवीडी के ऊपर, यानी कि मारबर्ग वायरल डिजीज़ के ऊपर जो रिसर्च है हमें आगे बढ़ानी चाहिए, ताकि हम इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट ला सकें और कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स ला सकें
जिससे जो कोई आउटब्रेक है कोई और सिटी में कोई और कंट्री में होता है तो उसको हम एक लो स्केल पे ही रोक पाएँ। फिर हम बात करेंगे इंटरनेशनल सपोर्ट की। रवांडा को ग्लोबल असिस्टेंस की ज़रूरत है, जैसे कि WHO और मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, वो आएँ और कंट्रोल करें इस आउटब्रेक को थ्रू वैक्सीन्स और थ्रू एनीथिंग, गाइडलाइंस, डॉक्टर्स की हेल्प करना और टीम भेजना डॉक्टर्स की। तो ऐसा इंटरनेशनल सपोर्ट एक्सपेक्ट करता है कोई भी देश इस सिचुएशन में। फिर हमें इन्फेक्शन कंट्रोल की ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी। अर्जेंट ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं वो अपनी रक्षा करें पहले, फिर दूसरों की रक्षा भी कर पाएंगे तभी तो, ताकि हम प्रॉपर इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रैक्टिसेस ला पाएँ, स्पेशली व्हेन ट्रीटिंग सस्पेक्टेड और कंफर्म्ड केसेस। तो ऐसे में हमें इन्फेक्शन कंट्रोल की ट्रेनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट बनती है। तो ये पूरा एक करंट इवेंट हमने अनफोल्ड होते हुए देखा, उसको सिंप्लीफाई करा, प्रीलिम्स की नॉलेज देखी, मेंस में क्या कुछ हम कर सकते हैं ये देखा। अब हम इसको अपने सिलेबस से कनेक्ट करते हैं कि रिलेशन क्या है यूपीएससी सिलेबस से। तो अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो फोकस करता है जनरल साइंस और हेल्थ इश्यूज़ पे, जहाँ डिजीज़ के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है प्रीलिम स्टेज पे। तो पैथोजेंस के बारे में, वायरस की फैमिली के बारे में, उनका ट्रांसमिशन, प्रिवेंटिव मेजर्स, एनीथिंग कैन बी आस्क्ड फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। फिर हम मेंस के पर्सपेक्टिव से बात करें तो जीएस पेपर 2, वहाँ पे गवर्नेंस के बारे में, हेल्थ के बारे में कि क्या चैलेंजेस फेस करते हैं ऐसे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर्स पेंडेमिक्स के दौरान, और आउटब्रेक मैनेजमेंट कैसे किया जाए। जीएस पेपर 3 में हम साइंस एंड टेक के नज़रिए से इसको देख सकते हैं, कैसे वैक्सीन रिसर्च की क्या इंपॉर्टेंस है, रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या है, और एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट जो हैं वायरल आउटब्रेक्स के दौरान उनको कैसे किया जाना चाहिए। और अंत में GS4 अगर एथिक्स की बात करें तो एथिकल कंसर्न्स हैं यहाँ पे पेंडेमिक्स को हैंडल करने के लिए, किसको वैक्सीन दी जाए, किसको नहीं दी जाए, कब दी जाए, हेल्थ केयर की जो इक्विटी है रीजन्स में, रिच रीजन में, पुअर रीजन में, उस तरीके से कैसे बांटा जाए, और इंटरनेशनल कम्युनिटी का क्या रोल रहता है यहाँ पे। तो उसमें हम एथिकल कंसर्न्स के बारे में बात कर सकते हैं, जहाँ से एथिकल कंसर्न्स के। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रीलिम्स में किस तरीके क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। तो क्वेश्चन बनेगा विद रेफरेंस टू मार्बर्ग वायरस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट नंबर 1, इट बिलोंग्स टू द सेम फैमिली ऑफ वायरस एज इबोला। हमने अपने आर्टिकल में इसको पढ़ा था, तो ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि मार्बर्ग वायरस डिजीज़ जो है हैज़ नो अप्रूव्ड वैक्सीन्स और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। ये भी हमने अपने आर्टिकल में पढ़ा, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अब प्राइमरी मोड जो है ट्रांसमिशन का थर्ड स्टेटमेंट कहता है इट इज़ ड्यू टू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि बॉडीली फ्लूइड्स की बात हुई थी कि बॉडीली फ्लूइड्स से जो है इसका ट्रांसमिशन होता है, और रेट जो इसका ट्रांसमिशन का है वो काफ़ी हाई है। अब क्वेश्चन हमसे पूछता है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो हमारी स्टेटमेंट 1 सही है, 2 सही है, थर्ड स्टेटमेंट हमारी गलत है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज़ 1 एंड 2। अब इस पूरी लेक्चर की जो PDF है, PDF नोट्स हैं, आप टेलीग्राम चैनल UPSC_नीति पे जाके देख सकते हैं, उसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। वहीं आप इस सीरीज़ के बारे में अगर आपका कुछ फीडबैक है तो प्लीज़ आप इस कमेंट बॉक्स में कुछ बता सकते हैं, हमें फीडबैक दे सकते हैं, हम उसको अपने आगे आने वाली सीरीज़ में इनकॉर्पोरेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए हमारी करंट क्रैक सीरीज़, अगली वॉल्यूम के साथ आएंगे। अगर कोई आपको टॉपिक हमें बताना है कि आप टॉपिक कवर करवाना चाहते हैं तो आप वो टॉपिक भी हमें कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। टिल द नेक्स्ट टाइम, जय हिंद।